हेलो स्टूडेंट, वर्क एनर्जी एंड पावर के नए वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। वर्क एनर्जी एंड पावर का पूरा बेसिक से वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टॉपिक वाइज जाकर आप देख सकती है। तो आज का हमारा नया टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल सवाल भी हम अप्रोच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आज का ये होने वाला है। तो देखो यार, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ओनली मैं बोलूँगा ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो सिर्फ ना पोटेंशियल एनर्जी ना नॉट डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है फिजिक्स में। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, डिफाइन है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। खाली पोटेंशियल एनर्जी से काम नहीं बनेगा। खाली पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। हम किसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। हम किसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। खाली पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। समझ पाओ इस बात को। डेल्टा यू इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम इसके प्रीवियस वीडियो में बात किए थे तो भैया कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ओनली फॉर डिफाइंड है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम सीखे थे। उसमें क्या था? उसमें एक बॉडी पर जितने भी फोर्स काम करते हैं उन सब फोर्स के थ्रू टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था। और पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये बात याद रखेंगे। एग्जांपल, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो ग्रेविटी के फोर्स के थ्रू जो भी वर्क डन किया जाएगा उसका निगेटिव लेंगे तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पाए? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो उसका निगेटिव लेंगे तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो स्प्रिंग में जो फोर्स काम करता है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हम पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं और इन सारे फोर्स के थ्रू जो भी वर्क डन होगा इसका निगेटिव ले लोगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फोर्स होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकाल के निगेटिव ले लोगे तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। समझ पाए इस बात को? तो ये क्या हमारे पास U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है ये बात? ये बात नोट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर डिफाइन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए और कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा भाई उसका निगेटिव लेंगे तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल लो और वर्क डन का आप निगेटिव ले लो तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पाए? अगर ग्रेविटी की फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
अगर आपका स्प्रिंग का फोर्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स उसके थ्रू जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ पाए? ये जो भी वर्क डन करते हैं ना, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, उसका निगेटिव उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। समझ पाए इस बात को? चलो देखना, इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं ना, कैसे प्रूफ करेंगे देख ले। ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये सरफेस है, ग्राउंड है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस h1, ग्राउंड से यहां से यहां तक का डिस्टेंस h2 है। मान लेते m मास का यहां पर ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास m है। इस m मास के बॉडी को यहां से उठा के हम यहां पे रख दे रहे हैं। ये दोनों बॉडी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। क्लियर है इतनी बात? चलो क्लियर है। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा, देखना यहां पर U इनिशियल, इस पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। यहां पर देखो, बॉडी का मास कितना है? m कितना है? हम जानते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हमें मालूम है कि नहीं? mgh क्या होगा? पढ़े थे हम लोग, क्या होगा ये? mgh1 होगा कि नहीं होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh2 होगा कि नहीं होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh2 और इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी mgh1, ये होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या मिलेगा? mg कॉमन आएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो mg कॉमन आएगा और हमें मिलेगा h2 माइनस h1। तो यही क्या हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। इतनी बात तो क्लियर है? या सुनो, अब मैं इस बॉडी पर, इस बॉडी को यहां से यहां तक ले गए हैं, ये बॉडी यहां से यहां तक गई है कि नहीं गई है? वर्क डन किया गया कि नहीं किया गया है? तो हम फाइंड करेंगे ये बॉडी यहां से यहां तक गई तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि जो ग्रेविटी की फोर्स है इस बॉडी को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन किया होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े थे। अब ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है और बॉडी पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रही है mg। यस और नो? अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बोलो यस और नो? ये बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हो रही है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h2 है, यहां से यहां तक h1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h2 माइनस h1 होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड कर रहे हैं इस बॉडी पर। ये बॉडी का, इस बॉडी पर नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट कर रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h2 माइनस h1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मिलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर हो रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रही है, तो निगेटिव में आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पढ़े थे ना हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1 ऊपर की ओर, तो 180 डिग्री का एंगल बना है। तो क्या पढ़े थे हम लोग? एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई हमारा 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितनी होती है? माइनस में, तो माइनस हो गया, निगेटिव फोर्स हो गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो ये हो जाएगा mg और h डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बॉडी यहां से यहां तक गई, तो डिस्प्लेस कितना हुआ? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h2 माइनस h1 हुआ। क्या हुआ? h2 माइनस h1 हुआ। g को हटा के मैं लिख देता हूं c, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी वाली कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना मिला? माइनस mg h2 माइनस h1। अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, ये क्या मिल गया? कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आया, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आया, इसका क्या ले लो? निगेटिव ले लो। क्या ले लो? इसका जो निगेटिव होगा यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका निगेटिव ले लो आप। क्या ले लो? इसका निगेटिव ले लो, तो क्या मिलेगा आपको? mgh2 माइनस h1 नहीं मिलेगा क्या? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया गया है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आया है, इस वर्क डन का आप निगेटिव ले लो और यही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहां पर यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज था कि नहीं था? और इस वर्क डन का हमने निगेटिव ले लिया। अब मैं बोला था ना, कंजर्वेटिव वर्क डन का अब निगेटिव ले लोगे, वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो या सर नो, करे कि नहीं करे? समझे? तो पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर ये बात? प्रूफ भी कर दिए। देखो, मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाला, उसका निगेटिव ले लिया, और यही हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल तरीके से भी यहां पर मैं प्रूफ किया। यस और नो? समझ पाए कि नहीं समझे? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो भी आप बॉडी पर किए होगे, उसको निगेटिव उस बॉडी पर स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ पे इस बात को? अब देखो, U बराबर क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैं स्मॉल चेंज की बात करूँ, क्या करूँगा मैं? स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँगा, स्मॉल चेंज की बात करूँगा, तो क्या होगा? ये du होगा कि नहीं होगा? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? मैं क्या करूँ? स्मॉल चेंज की बात करूँ। स्मॉल चेंज में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं क्या? छोटा सा वर्क डन कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू, छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या? होगा। अब हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? इंटीग्रेशन कर देते हैं। या सुनो, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा निकालना है, पूरा चेंज निकालना है, पूरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, तो लिमिट बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखना चाहते हो। आप h1 डिस्टेंस से h2 डिस्टेंस तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखना चाहते हो, तो लोअर लिमिट h1, अपर लिमिट h2, और x2 डिस्टेंस से आप h3 डिस्टेंस तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखना चाहते हो, लोअर लिमिट h2, हायर लिमिट h3। यस और नो? तो इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा निकल जाएगा। h2 से h3 डिस्टेंस तक पूरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क कंजर्वेटिव फोर्स तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, फाइनल और इनिशियल पोजीशन बता दो बस, है कि नहीं? चलो, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? निगेटिव ऑफ, देखो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हुआ कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन कर रहे हो ना बाय कंजर्वेटिव फोर्स,
तो छोटा सा फोर्स छोटा सा डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? तो हम पढ़ ही चुके हैं यार, पढ़े कि नहीं कर पढ़े? ऐसा पढ़े हैं। अब लिमिट देगा, देख किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो एक्स की लिमिट बताना पड़ेगा। एक्स क्या है? पोजीशन है। मैं बोल देता हूँ इनिशियल एक्स आई है, फाइनल एक्स एफ है, लिमिट लगा देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा क्या। और यहाँ पर क्या होगा? यू इनिशियल, और यहाँ पर क्या होगा? यू फाइनल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सवाल को अप्रोच करेंगे। ऐसा टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लो, मिल जाएगा आपको डी यू। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? समझ पाए? चलो क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लो यार, सपोज मान लो कि f इक्वल टू 3x है। क्या है? मान लेते हैं कि एफ सी, मान लेते हैं सपोज कि एफ सी इक्वल टू 3x। ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। मान लो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है यानी चेक करने का आपके पास कई तरीके हैं, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। सपोज मान लो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, और आपको मैं दे दिया हूँ u1 इक्वल टू एट x इक्वल टू 1, u1 इक्वल टू 10 जूल। फाइंड u2 एट x इक्वल टू 2। कंजर्वेटिव फोर्स हमें मालूम है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 10 जूल है। यस और नो? जब x इक्वल टू 1 तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, 8x इक्वल टू 2 तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये पूछा गया है। बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं, लगा लो। हमें पता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? हम इंटीग्रेशन ऑफ u डी यू। यस और नो? u इनिशियल से u1 से u2, लिमिट लगा लो। निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डी एक्स। एक्स का लिमिट कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। हो गया कि नहीं होगा? और इधर क्या था? डी यू की लिमिट क्या है? u1 है, और फाइनल क्या हो जाएगा? u2। एफ की वैल्यू मालूम है तुम्हें कितना भाई? एफ की वैल्यू 3x, तो यहाँ पर क्या रख दो? 3x। हो गया? 3x में 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x। हो गया इतना। इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 3, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, x की पावर 2/2, लिमिट हो जाएगा 2 और 1। इधर क्या मिलेगा हमें? इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? u1 और u2 इज इक्वल टू -3, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दो, लिमिट लगा लो। चलो एक बार और लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये तो लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट u2 माइनस लोअर लिमिट u1 इक्वल टू निगेटिव ऑफ -3/2। 2 अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट अप करो 1 का स्क्वायर 1। हमें मिलेगा -3/2 इंटू 4 - 1 3 हो जाएगा -3/2 4 - 1 3। तो क्या मिलेगा? -9/2। u1 की, अच्छा अभी तो और बाकी है ना, इधर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। u2 माइनस u1 की वैल्यू हमें मालूम है 10 जूल, तो u1 के प्लेस में हो गया 10, ये -9/2। तो u2 कितना आ जाएगा हमारे पास? -9/2 -10 इधर जाके हो जाएगा +10, तो ये -9 + 20/2। 20 में 9 माइनस कर देंगे तो हमें 11/2 इतना जूल। तो ये कैलकुलेट कर लिए अपन, ठीक है ना। हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ होगा नंबर में, है ना। बाकी बनाने का तरीका ऐसे ही रहेगा, समझ पाए। तो ये क्या निकाल दिया हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी u2 निकाल दिए। तो अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, कि कैसे एक चेन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे।
अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हम डिफाइन करेंगे एक चैन का। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं अर्थ के सरफेस में यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो एज्यूम करेंगे। अर्थ के रिस्पेक्ट में यानी कि जो अर्थ का जो सरफेस है ग्राउंड है यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम करेंगे, जीरो एज्यूम करेंगे। ये बात याद रखेंगे। मान लेते यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पर रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या एज्यूम करेंगे, जीरो एज्यूम करेंगे। यहां पर एजम्पशन मान के चलेंगे कि अर्थ का सरफेस है, अर्थ पर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम करेंगे, यहां पर जीरो एज्यूम करेंगे। ये बात याद करना, ठीक है। चलो देखो ये मैं चैन बना रहा हूं, देखो ये चैन है, डिफरेंट सिचुएशन पर हम यहां पर चेन ड्रॉ कर रहे हैं। ये अर्थ का सरफेस है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगा। मान लेते हैं सरफेस से h हाइट पर ये चैन इस प्रकार से रखा हुआ है। क्लियर है बात। और हम जानते हैं कि अर्थ के रेफरेंस यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो इस कंडीशन पर अब चैन को मैं इस प्रकार से अरेंज कर दिया, जो चैन था हॉरिजॉन्टल उस चैन को मैं यहाँ पर वर्टिकल कर दिया। इस चैन को मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे लेटा दिया इस तरीके से। अब हमारा सवाल है कि तीन सिचुएशन पर चैन को रखा गया, तीनों सिचुएशन पर चैन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसका तो हम जानते हैं भैया, इस वाले कंडीशन में जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा ये हमें mgh मिलेगा। क्या मिलेगा, mgh। और मैं बोल रहा हूं कि जो चैन है इसका मास कैपिटल M है और सब चैन सेम ही है, सारे चैन का मास क्या है, कैपिटल M है। तो यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, इसको तो हम जानते हैं mgh। ये हो जाएगा mgh, क्योंकि ग्राउंड से अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पर, h हाइट पर यह चैन रखा हुआ है। अब मत पूछना कि इस वाले चैन का पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इस वाले चैन की पार्ट की बात करो, चाहे इस वाले पार्ट की बात करो, चाहे इस वाले, सभी ग्राउंड से h डिस्टेंस पर, h हाइट पर है, तो सभी छोटे छोटे पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी mgh ही है। थर्ड कंडीशन में बात की जाए तो थर्ड कंडीशन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अर्थ के सरफेस पर है ना, हम एजम्पशन माने थे ना कि अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। जितने भी चैन के छोटे छोटे पार्ट हैं सभी ग्राउंड से चिपके हुए हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। यस सुनो, अर्थ पर सारे चैन पड़े हुए हैं, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। सेकंड कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटकर है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का टॉपिक नहीं है, इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिटेल से डिस्कस तो नहीं करेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करना, ये दिक्कत वाली बात है। क्यों भैया डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते h हाइट पर, तो ये भी दिख रहा है गलत। यहाँ पर हर छोटा छोटा चैन का पार्ट अलग अलग हाइट पर है। मैं बात करूं जो चैन का छोटा सा पार्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, नहीं होगा क्या, होगा। लेकिन ये छोटा सा चैन का पार्ट है, ये ग्राउंड से इतनी से डिस्टेंस पर है, ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट पर तो है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। क्या है, इस छोटा सा चैन का पार्ट का मास g और यहां से यहां तक का हाइट। इस वाले पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट ग्राउंड से अलग हाइट पर है और इस वाले पार्ट का मास अलग।
इस वाले पार्ट के पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हाइट चेंज हो रही कि नहीं हो रही, बोलो हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो इसे हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। हमारे पास तरीके तो हैं, दो तरीके हमारे पास, एक है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इंटीग्रेशन मेथड। सबसे बेस्ट है इंटीग्रेशन। तुम्हारे पास तरीके हैं कि आप हर छोटे छोटे पार्ट का हाइट कैलकुलेट कर लो। आप यहाँ से यहाँ तक इस छोटे पार्ट का हाइट कैलकुलेट कर लो और NGH लगा लो। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कैलकुलेट करो, यहाँ से यहाँ तक हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, मतलब हर छोटे छोटे पार्ट का हाइट कैलकुलेट कर लो और हर छोटे छोटे पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर दो, तो टोटल इस चैन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सारे चैन ग्राउंड से h डिस्टेंस पर था, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, ये छोटा सा पार्ट का नहीं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh, समझे। अगर इस छोटे से पार्ट का निकालूंगा तो इस छोटे का पार्ट का क्या होगा, स्मॉल mgh नहीं होगा क्या, dmgh नहीं होगा क्या, और होगा कि नहीं होगा। अगर इस छोटे पार्ट का मास dm है, इस छोटे से पार्ट का मास भी क्या है, dm, सारे dm कैपिटल m नहीं होगा क्या, अरे सारे dm को जोड़ूंगा क्या कैपिटल m मास नहीं मिलेगा, मिलेगा। और सारे छोटे छोटे चैन के पार्टिकल h डिस्टेंस पर ही है, नहीं है क्या, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और अलग अलग भी निकालूं पोटेंशियल एनर्जी du1, तो क्या होगा dmh, इसका निकालूंगा तो इसका मास भी dm है, तो du2 इक्वल टू dmh नहीं मिलेगा क्या, बोलो, अरे नहीं मिलेगा क्या, हाइट तो सेम है, मास dm। अब सबको जोड़ दूंगा मैं, सबको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल U इक्वल टू, अब dm h तो कॉमन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रिप है चैन का, तो dm कितने बार लिखूंगा, 9 बार, तो क्या मिलेगा h, और सारे dm को जोड़ दो तो कैपिटल M नहीं मिलेगा क्या, यस और नो। और mgh ना पोटेंशियल एनर्जी में, यस और नो, जी लगाना भूल गया था, mgh नहीं आया क्या, तो टोटल चैन का पोटेंशियल एनर्जी है mgh, नहीं समझे। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल चैन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सारे चैन के पार्टिकल ग्राउंड से अलग अलग डिस्टेंस पर है। तो पहला तरीका बता दिया कि हर छोटे छोटे पार्ट का मास कैलकुलेट कर लो, इसका मास dm, इसका dm, इसका dm, इसका dm, यहाँ का हाइट अलग, यहाँ का हाइट अलग, यहाँ का हाइट अलग, हर छोटे छोटे पार्टिकल का, हर छोटे छोटे dm मास का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, नहीं है क्या, है कि नहीं, क्योंकि सब अलग अलग हाइट पर है, सबसे अलग अलग हाइट से सारे छोटे छोटे पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो और सबको जोड़ दो एक साथ, तो टोटल चैन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। और डायरेक्ट मेथड तो डिफिकल्ट, कौन मेजर करते रहेगा छोटा छोटा हाइट, सही बात है कि नहीं। तो सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन मेथड, और इंटीग्रेशन मेथड पूरा फिजिक्स में यूज होगा भाई, अभी तो स्टार्ट है 11th का। इंटीग्रेशन मेथड हमें क्या सिखाती है, चीजों को जोड़ना, चीजों को। इंटीग्रेशन मेथड ये बोलती है कि तुम छोटे से चीज का निकाल लो, बस मतलब तुम छोटे से पार्ट का जो चीज चाहते हो वो निकाल लो। यहां पर मैं छोटे से पार्ट का, छोटे से मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा और उसको इनिशियल से फाइनल लिमिट तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस चैन का फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे ही करते हैं आइए समझते हैं। इस पार्ट को करता हूं मैं रब, चलो इतना याद रख लेना कि इसका मास क्या है, कैपिटल M, चैन का लेंथ कितना है, कितना है चैन का लेंथ, अरे कितने हाइट पर है, h हाइट पर है, तो चैन का लेंथ कितना है, h इस चैन का लेंथ है, यस और नो। चलो हम क्या करते हैं, देखो ये चैन का टोटल हाइट h है ना, मैं बता रहा हूँ चैन का टोटल हाइट क्या है h, नहीं लिख रहा हूँ ना, याद है ना सबको,
कैपिटल मास चैन का पूरा मास कैपिटल M, चैन का हाइट h। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से छोटा सा dm मास अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम छोटा सा dm मास मान लेते हैं। चैन का एक छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट का मास dm है। क्या है, dm। और dm मास dy लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। h हाइट, h लेंथ, ये क्या है, h लेंथ बोलो या हाइट बोलो, h लेंथ का चैन का मास कैपिटल M, तो dm मास चैन का लेंथ dy नहीं है क्या। देखो ये dm मास कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, dy लेंथ पर, यस और नो होगा। और यहां से यहां तक का हाइट मैं मान लेता हूं y, यानी कि चैन का छोटा सा पार्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में y डिस्टेंस पर है और dm मास छोटा सा डिस्टेंस dy पर डिस्ट्रीब्यूट है। समझ पाए इतना, आगे बढ़े। और टोटल हाइट तो हमें मालूम है भैया, h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू h। तो h लेंथ का मास m, यानी कि h लेंथ पर कैपिटल M मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो 1 यूनिट लेंथ क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, m बाई h। बोलो या सर नो, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समझते ही नहीं समझते हैं, या सुनो, 10 रुपए में 5 पेंसिल मिलेगा तो 1 रुपए में कितना पेंसिल मिलेगा, 5/10 पेंसिल मिलेगा। नॉर्मली समझो, आधा तो नहीं होगा। ऐसा अप्रोच करते ना, यूनिट मेथड लगा रहे, यूनिटरी मेथड। चलो हमें क्या निकालना है, dy लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो 1 यूनिट लेंथ पर इतना मास, 1 यूनिट लेंथ पर इतना मास है, तो dy लेंथ पर कितना मास होगा, dy लेंथ पर m अपॉन h इंटू dy मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं होगा क्या, जब एक पर एक छोटा सा यूनिट लेंथ में इतना मास, तो dy लेंथ में एक यूनिट का मास इंटू dy लेंथ नहीं होगा क्या। इतना तो पता है अपन को, चलो समझ गए। और dy लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है, dm। तो यही मेरा dm की वैल्यू नहीं हुआ क्या, बोलो हुआ, होगा कि नहीं होगा भाई, सोचो ना तुम लोग। dy लेंथ का मास इतना है, dy लेंथ पर हम छोटा सा मास कितना माने, dm। तो dm की वैल्यू इतनी नहीं होगी क्या, होगी कि नहीं होगी, इसके बराबर होगी। समझ पाए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। चलो dm की वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम फाइंड करेंगे इस छोटा सा मास, इस छोटा सा लेंथ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं du छोटा सा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल mgh। मास कितना है भैया यहाँ पर, dm, ये मास हो गया mgh। h हाइट, ये छोटा सा मास ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, y इंटू, क्लियर है। ये मत बोलना mgh हाइट आपका dy, गलत भाई। ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखोगे ना, समझे कि नहीं समझे, ये वाला नहीं, ये तो dm मास इतने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है ये बता रहा है। लेकिन dm मास का पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो ना, y हाइट पर है। तो छोटे से मास के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। नहीं समझे क्या, समझे। अब इस
चैन में ऐसे डीएम 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 बहुत सारे छोटे छोटे मास होंगे, नहीं होंगे क्या? इस छोटे सा पार्ट का मास भी डीएम, इसका भी डीएम, इसका भी डीएम, सारे डीएम डीएम का मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल चैन का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, निकल जाएगा। समझ पाए? तो इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। आप क्या करेंगे भैया, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये छोटा सा मास का तो निकल गया पोटेंशियल एनर्जी, अब पूरे चैन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे इनिशियल और लिमिट लेंगे फाइनल और इंटीग्रेशन कर देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी छोटे छोटे डीएम मास होंगे ना, उनका पूरा पोटेंशियल एनर्जी का टोटल निकल जाएगा। इंटीग्रेशन मेथड हमें सिखाती है चीजों को जोड़ना, कई बार डिस्कस की है अपन। हो गया। अब एक बात सोचो, वैल्यू पुट अप करो। डीएम की वैल्यू कितनी है, m/h dy, तो ये हो जाएगा m/h dy। डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहां पर हमारे पास है g और यहां पर हमारे पास है y। जो भी चीज कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से हम पहले बाहर कर देंगे। ये चैन का मास कैपिटल m पूरा पूरा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, हाइट ग्राउंड से चैन का हाइट h है, यानी कि यही चैन का लेंथ है, ये भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये y और ये dy होगा कि नहीं होगा, होगा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि y क्या है, लेंथ है। इंटीग्रेशन लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा तो लिमिट चढ़ाऊंगा तो लेंथ का चढ़ाऊंगा, किसे चढ़ाऊंगा। अब चैन कहां से कहां तक पूरा फैला हुआ है, लेंथ 0 से लेंथ h, या सुनो, लेंथ 0 से लेंथ h, तो इंटीग्रेशन कर देंगे लेंथ 0 से लेंथ h। भाई जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसी की लिमिट लगाएंगे। यहाँ y लेंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लेंथ का लिमिट 0 से फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब टोटल चैन का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। चलो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u, इसमें ये क्या हो जाएगा, u इनिशियल से u फाइनल इज इक्वल टू mgh। u में भी लिमिट लगाएंगे ना, u इनिशियल टू u फाइनल, और इनिशियल कंडीशन पर कितना है भैया पोटेंशियल एनर्जी, 0। चैन इनिशियल कंडीशन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में छोटा सा पार्ट, या सर नो देखे थे। चलो इंटीग्रेशन कर दो। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, पावर 1 है, 1 ऐड कर देंगे, नीचे ला देंगे। इंटीग्रेशन का काम खत्म होता है, dy हट जाता है, याद रखना। कई लोग dy लिख देते हैं, लिमिट का काम बाकी है। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट को राइट साइड इस बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, 0 to h, लोअर लिमिट अपर लिमिट। चलो अब लिमिट का खेल चालू। यहां पर du है, du, तो इसका इंटीग्रेशन करने क्या मिलेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा ना। du का तो u हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल। चलो लिमिट पुट अप करते हैं, क्या होगा, h²/2 माइनस 0, अपर लिमिट y के प्लेस में h²/2 माइनस लोअर लिमिट y के प्लेस में 0 पुट अप करूंगा तो 0 का स्क्वायर/2 पूरा 0 हो जाएगा, हो गया ना। इस पार्ट को मिटा देते हैं, कोई फायदा नहीं है, हो गया। यहां पर u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना है, 0। ये चैन का छोटा सा पार्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यहां पर तो u इनिशियल 0 है, यस और नो, ठीक। h से h कैंसल आउट होगा तो हमें मिलेगा mgh/2। तो यहां पर हमें मिल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरे चैन का mgh/2।
2, कैपिटल M चैन का मास, H चैन का लेंथ या चैन का हाइट। तो इस तरह से अप्रोच करना है। और जब हम सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो डीएम का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीएम का कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पूरा चलेगा। और तुम्हें इंटीग्रेशन इस तरह से आना चाहिए, लिमिट पहचानना, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना उसी के रिस्पेक्ट में आप लिमिट लेना, ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है डीएम मास का कॉन्सेप्ट। एक बात बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से डायरेक्ट मेथड से अप्रोच कर सकते थे, लेकिन वो नहीं बताना चाहता था क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम अभी नहीं पढ़े हैं। फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पर थोड़ा सा, ये पार्ट हटा दूं। मतलब भाई मैं ये बोलना चाह रहा था, सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहां पर सीख जाएंगे ऐसे। ये टोटल हाइट h, टोटल चैन का मास m। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। चैन का मास कितना है m, g इंटू हाइट। पता है इस यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ h/2 पर, हाइट h, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यहाँ पर, आधा डिस्टेंस पर, आधा लेंथ पर। तो सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, mgh/2, mgh/2 मिला कि नहीं मिला, मिला, समझे। तो सेंटर ऑफ मास जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखो कैसे आसानी से निकल गया, लेकिन हमें तो नहीं पता ना सेंटर ऑफ मास अभी फिलहाल। तो ऐसे ये मेथड सबसे बेस्ट है, ये मेथड आना चाहिए, मेथड सीखना है, इसलिए यहाँ डिस्कस किया गया। समझ पाए, नहीं तो सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा तो आराम से निकल गया। समझ पाए कि नहीं, हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक हेमिस्फीयर लेंगे, एक हेमिस्फीयर में चैन को अपन लटका देंगे और उस कंडीशन में देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो चलो सेम इसी तरीके से अप्रोच करना भाई, ध्यान से देखना बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सेंटर ऑफ मास चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये सीख लिए तो मान के चलो। तो डायग्राम साथ साथ बनाएंगे। ये हम ले लिए हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर है, यानी कि एक गेंद है 3D वाली गेंद जो खेलते हैं क्रिकेट में, उस 3D गेंद को आधा कटिंग कर दिए तो जो बन गया वो हेमिस्फीयर हो गया। 3D चीज को 2D में नहीं दिखा सकता मैं अच्छे से, मानो ये क्या है हमारा एक बॉल है 3D शेप का, उसको बीच से कटिंग कर दिया तो आधा बॉल आधा गेंद, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो गया। ये रेडियस r होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना, रेडियस r। मान लेते हैं गेंद है सेंटर, तो यहाँ से यहाँ रेडियस, गेंद को ऐसा काट दी, मान के चलो 2D चीज में बता रहा हूँ, गेंद को काट दिए तो ये भी रेडियस नहीं होगा क्या, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब रेडियस, ठीक। अब मैं क्या हूँ, वही चैन लिया हूँ जो चैन अभी लिए थे अपन, और दिवाली में जो तुम लेना चाहते हो, है ना, लेना चाहते हो ना, ये लो। इस चैन को इस प्रकार से लेटा दिया मैं, समझ पाए, इस हेमिस्फीयर पर। तो देखो यहां का रेडियस r, तो ये भी रेडियस r, हेमिस्फीयर है ना। और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है यहां पर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पूरे चैन का, मैं पहले बता रहा हूं, पूरे चैन का, पूरे चैन का मास कैपिटल M, ठीक है ना। और चैन का लेंथ, लेंथ ऑफ चैन कैपिटल L, लेंथ ऑफ मास ऑफ द चैन कैपिटल M एंड लेंथ ऑफ चैन इज कैपिटल L। ये पूरे चैन का लेंथ कैपिटल L है, यस और नो।
चाहते हो तो अपने लैंग्वेज में इसको आर्क का बोलो, क्या बोलो, आर्क। यस, आर्क ही तो है ये। आर्क का लेंथ कितना है पूरे चैन का, कैपिटल एल होगा। तो अब तुम्हारे पास कितने तरीके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के पूरे चैन का। पहले इस तरीके से सोचो कि इस वाले पार्ट का क्या होगा, इस छोटे से मास का, तो इसका मास मालूम कर लो और यहां से यहां तक का हाइट देख लो। उसके इसका निकालना चाहते हो तो यहां से यहां तक हाइट मालूम होना चाहिए, इसका निकालोगे तो यहां से यहां तक तुम्हें हाइट मालूम होना चाहिए। अगर सब छोटे छोटे पार्ट का मास मालूम चल जाए, सबका हाइट पता चल जाए ग्राउंड से, तो सबको जोड़ देना, सारे पोटेंशियल एनर्जी को छोटे छोटे पार्ट का टोटल निकल जाएगा। यस और नो। लेकिन ये दिक्कत वाली बात है, कब तक छोटा छोटा हाइट तुम मेजर करते रहोगे, एकदम एक्यूरेट तो नहीं मेजर कर लोगे। देखो ना कैसे है, यस और नो, ऐसे तो नहीं इसके ले लेके करते रहोगे, समझ पाए। तो हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है कि हम छोटे से पार्ट यानी कि छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और उसको लिमिट लेके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, छोटा सा पार्ट का निकालेंगे तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे पार्ट होंगे, इंटीग्रेशन करने से सारे पार्ट ऐड हो जाते हैं और सारे पार्ट का हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पूरे चैन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। समझ पाए, समझ गए ना इतना। चलो तो ध्यान देना, मैं यहां पर मान लेता हूं छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट का मास कितना ले लेता हूं मैं, dm। इस छोटा सा पार्ट का मास कितना है भैया, dm है, छोटे से पार्ट का मास dm। अच्छा यहां पर देखो, ये छोटा सा dm मास है, ये कितना एंगल बना रही है अपना हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल। कितना एंगल, याद रखो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल एंगल की बात क्यों, थीटा एंगल। वर्टिकल में केस अलग होगा, ऐसे एंगल भी बनेगा, सेकंड मेथड में बताऊंगा जब चैन को थोड़ा खींच लेंगे। तो देखो यहां से dm मास का अपन का आर्क है, तो ये एंगल डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो dm मास लेना, देखो dm मास तो एंगल तो होगा ना भाई, देखो ये होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला एंगल dm मास हॉरिजॉन्टल के साथ और ये dm, ये आर्क है, आर्क, तो d थीटा बन गया, हो गया इतना। ये रेडियस r नहीं होगा क्या, ये भी ये रेडियस नहीं है क्या, है कि नहीं। अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, इस बात को मैं रब कर रहा हूं। देखो छोटा सा पार्ट का मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, dm mgh, छोटा सा पार्ट का मास mg इंटू हाइट, कहां से, ग्राउंड से, ग्राउंड से इस छोटा सा पार्ट का मास चाहिए, हाइट। ये हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। यही हाइट तो हमें नहीं मालूम, ये हाइट मालूम नहीं है, मालूम करना है। कैसे करेंगे, करेंगे। ये क्या है हमारे पास, रेडियस, ये भी क्या है हमारे पास, रेडियस। देखो ये रेडियस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाई है, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से r cos थीटा। देखो ना इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा r sin थीटा। ये कंपोनेंट हो जाएगा अपन का r sin थीटा। नहीं हुआ क्या, तो हाइट ना मिले तो एंगल देखो कंपोनेंट बना दो, मिल जाएगा हाइट। हमने देखा यहाँ पर यहाँ तक रेडियस था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, इसका एक कंपोनेंट r cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट r sin थीटा। और जो भी कंपोनेंट होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ये कंपोनेंट r cos थीटा वाली थी और ये हमारे पास r sin थीटा वाली थी। क्या दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। हम कंपोनेंट बनाए थे, वहां पर डिस्कस किए थे, तो जो भी आपका कंपोनेंट होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उससे हम समझ गए। चलो हाइट मिल गया भैया, कितना मिला हमें, r sin थीटा। तो हमें हाइट मिल गया r sin थीटा।
इस पार्ट को करता हूँ रफ, इसका जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा रहा हूँ। कैसे आया सब समझ के भली भांति। चलो इतना तो काम बन गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, देखो एम मास एल लेंथ, कितना एल लेंथ का मास कैपिटल एल, पूरे चैन का मास कैपिटल एम है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल होगा, होगा कि नहीं होगा, समझे। अब एक बात ध्यान देना, इसके पिछले जस्ट सवाल में हमें मालूम था, याद है तुम्हें, कि डीएम मास कितने लेंथ पर है, dy लेंथ पर। यहां पर तुम्हें मालूम नहीं है कि डीएम मास कितने लेंथ पर है। ये लेंथ मालूम है तुम्हें, नहीं ना, वहां पर ये लेंथ हमें dy मालूम था, तो हम क्या किए थे कि l लेंथ पर m मास डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली यूनिफॉर्मली, तो 1 यूनिट लेंथ पर इतना मास। उसके बाद हम क्या करते थे, हमें dy लेंथ पर, इस dy लेंथ पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है ये निकालते थे, यस और नो, निकालते थे। तो यहां पर ये डिस्टेंस मालूम है क्या, कि dm मास कितना सारा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, मालूम है। तो ये लेंथ मालूम करना है कि नहीं करना है, करना है ना, समझ पा रहे हो, करते हैं। देखो ये डी थीटा, ये dm, ये रेडियस r, दिख रहा है ऐसा फिनोमिना, पकड़ो जूम, हो गया। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल डी थीटा आर का है dm, रेडियस है कैपिटल R, तो dm इक्वल टू क्या मिला, आर डी थीटा इक्वल टू dm। आर डी थीटा क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। भाई देखो ना यार, dm ये क्या है तुम्हारा, dm अपॉन आर, डी थीटा इंटू आर क्या है तुम्हारा, लेंथ है कि नहीं है, नहीं है क्या, है कि नहीं, है कि नहीं है। तो आर डी थीटा क्या मिल गया तुम्हें, आर्क मिल गया, लेंथ मिल गया, मिल गया कि नहीं हो गया। नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझवाए लो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है तुम्हारा, लेंथ को तो आर्क बोलते हो क्या, ये आर्क लेंथ नहीं है क्या, अरे है कि नहीं है, है या ही नहीं, ये आर्क लेंथ नहीं है क्या, है। तो आर्क निकालो, क्या हो गया, डी थीटा इंटू आर इक्वल टू आर्क, नहीं होगा क्या। और आर्क की वैल्यू कितनी है, dm, समझे। तो dm मास कितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, डी थीटा आर, या तो बोलो भाई प्यार से इसको पलटी मार के आर डी थीटा, कितना बोलो, तो dm मास कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, आर डी थीटा लेंथ पर, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है बात। क्योंकि देखो ना आर्क क्या है, dm आर्क क्या है, लेंथ, आर्क लेंथ है ना, यस और नो, समझ पाए इस बात को। तो 1 l लेंथ पर m मास, 1 यूनिट लेंथ पर m बाई एल मास, तो आर डी थीटा लेंथ पर, आर डी थीटा लेंथ पर कितना मास, कितना होगा, m बाई एल इंटू आर डी थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ पाए, हो गया। और आर डी थीटा पर, आर डी थीटा किसके इक्वल आया था, dm के, तो dm का देखो यहां पर हम मास कैलकुलेट कर दिए, समझे। आर डी थीटा लेंथ का मास कितना एज्यूम है, dm नहीं है क्या, आर डी थीटा लेंथ का मास इतना है, और आर डी थीटा पर कितना मास एज्यूम किए थे, dm, तो dm की वैल्यू नहीं निकल गई क्या, निकल गई। पहले भी ऐसा किए थे कि नहीं किए थे, कोई गलत बात नहीं है, सही है, पूरे मैथ से लगाएं। चलो हो गया, पुट अप कर दो dm की वैल्यू, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे, पूरे पार्ट का इंटीग्रेट कर दो तो पूरा निकल जाएगा। u इनिशियल से वही लिमिट बाद में अप्रोच करेंगे। वैल्यू पुट अप करो, dm की वैल्यू रख दो भाई, कितना है, m अपॉन l आर डी थीटा, ये वाला g
ये वाला आर साइन थीटा हो गया। जो जो कांस्टेंट बाहर कर दो, एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, आर और आर स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में हमारा आएगा साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एंगल। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल वाला साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस वाला कॉस थीटा, मत है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, होते कि नहीं होती हैं? दुश्मन है ना। तो एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट भी एंगल का लगाओगे, यस अनु। तो यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या है, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यस अनु। 0 डिग्री टू 90 डिग्री यही है क्या? पता है ना भाई, हाफ सर्कल 0 90 नहीं होता क्या? होता है 180 270 फिर 360। तो यहाँ से यहाँ तक की तो बात की है क्या अपन? नहीं की है क्या? देखो ये तो 0 टू 90, तो एंगल 0 टू 90, ये 90 को लिखो रेडियन में π/2। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम जो भी एंगल लिखेंगे रेडियन पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे? वो 10वीं वाला क्लास खत्म, 90 डिग्री रेडियन पर बात करना है। किस पर? π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब तो सब आसान हो गया। डी यू, यू इनिशियल यू फाइनल, है ना। ये इसका तो कोई फायदा नहीं है, इसमें क्या लिखूंगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। तो m/l r² साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा हो गया। इंटीग्रेट हो गया तो डी थीटा का काम खत्म। डी थीटा ये सिखाती है कि मेरे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो वाला काम खत्म, डी थीटा भी हट गया। 0 टू π/2 लिमिट लगा दो, लिमिट तो क्या हो जाएगा? m/l r² g अपर लिमिट cos π/2, माइनस को बाहर कर दो यार, सबसे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस को बाहर कर दो, है ना, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 90 0, cos 0 1, cos 90 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। cos 0 1 तो -1, यस और नो? -1 -1 +1 होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। हटा दो, ये हो गया फाइनल आंसर। यू इनिशियल कितना है ग्राउंड पर? 0, यू भी आ गया। m/r² g/l, इतना नोट डाउन करो फटाफट से। तो u इक्वल टू m/r² g/l, ये है डीएम मास का कॉन्सेप्ट, और इंटीग्रेशन चीज़ों को जोड़ना सिखा रही है, यस और नो। इससे पहले बहुत डिफिकल्टी होता था जब इंटीग्रेशन नहीं पता था, है ना। अब तो हम किसी भी कर्व, किसी भी कैसा भी कर्व ऐसा हो, किसी भी कर्व का हम एरिया निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के हेल्प से। छोटे से पार्ट का एरिया निकालो, लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर दो, पूरे पार्ट का एरिया निकल जाता है, यस और नो। इंटीग्रेशन में इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो तुम, छोटे से पार्ट का वॉल्यूम निकालो, इंटीग्रेशन कर दो, इनिशियल से फाइनल पूरे पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्लास 12th में मैथ्स में हमें यही सीखना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है? एरिया निकालो एक रूम का, यस और नो। वॉल्यूम निकालो एक रूम का, एक स्फीयर का, एलिप्स का एरिया कैलकुलेट करो। तो क्या है? इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट करें सारा चीज़। तो 12th में इसका बहुत बड़ा यूज है। इतना पार्ट हो गया। एक बात सुन लो, मिटा नहीं रहा हूं। देखो, हम जानते हैं ये हेमिस्फीयर है, सर्कल है, हेमिस्फीयर सब 2π है। टोटल लेंथ 2πr, सरकमफ्रेंस
लेंथ होता है कि नहीं, तो टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर। अब कितना हुआ ये पाई आर, ये भी पाई आर, यहां से यहां तक पाई आर लेंथ, तो यहां से यहां तक पाई आर लेंथ, हमारा रेडियस आर है कैपिटल वाला, होगा। इसको हटा दो, इसका आधा कर दो, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, और ये वाला पाई आर बाई 2। नहीं हुआ क्या? हमारा क्वेश्चन का पार्ट इतना था ना, इतना लेंथ हमारा क्या था, एल नहीं था क्या? तो एल बराबर क्या हो गया पाई आर बाई 2। नहीं हुआ क्या? हुआ ना। तो एल के क्या रख दोगे पाई आर बाई 2, होगा ना। 2 ऊपर चले जाएगा तो 2m, एक आर से एक आर मर जाएगा, तो 2mRg अपॉन पाई, दैट इज फाइनल आंसर। हो गया, एक आर से एक आर मरा तो mRg, 2 ऊपर चले गया तो 2mRg, एक पाई नीचे बच गया, हो गया ये। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसी में, देखो ये सब चीज हमें वापस और सीखना है ना, बस यहाँ पर डीएम मास का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, जो चैन है, चैन को ऊपर खींच देंगे। चैन को क्या करेंगे अपन, ग्राउंड से टच था अभी तो चैन का पार्ट, अब ग्राउंड से टच नहीं होगा चैन का पार्ट, तब क्या करेंगे, यहां पर देखो भाई, अब पूरा डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे हम, अब तो समझ चुके हैं ना सिनेरियो क्या होगा। देखो चैन अब ग्राउंड से टच नहीं है, यस और नो? तब क्या करेंगे, सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है भैया, सारा चीज सेम बनेगा, लिमिट का प्रॉब्लम है बस। वहां तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक लिमिट 0 1 90, यहां तो ऐसा केस नहीं है क्या? यहां ऐसा केस है क्या? वहां तो ऐसा बना था ना, चैन पूरा ऐसे था, ये पता था 0 डिग्री थे 90 डिग्री, यस और नो? लेकिन चैन तो अब यहां तक टच नहीं है, यस और नो? सही है कि नहीं? यहां पर लिमिट बताना मेन है एंगल का, कि कहां से कहां तक होगा, नहीं समझे क्या? यही प्रॉब्लम है ना अब इसके साथ। यहां तो पता है ना, इतना हमें मालूम यहां से 0 से 90 होता है, लेकिन तुम्हें यहां अब नहीं मालूम, अब तुम्हें यहां नहीं मालूम यहां से यहां तक एंगल कितना, समझ पाए कि नहीं? तो एक रेफरेंस में एंगल तो 0 डिग्री लेना ही पड़ेगा, है ना? नहीं लेंगे क्या? अब रेफरेंस में लेंगे ना, इनिशियल कंडीशन में 0 डिग्री, एक एंगल कैसे डिसाइड करेंगे आप, समझ पा रहे हो कि नहीं? सारा चीज वैसी बनाएंगे, चैन का लेंथ कैपिटल M, 1 यूनिट लेंथ का मास m/l, और हम मान लेते हैं थोड़ा सा अलग होगा, ये डायग्राम बना के दे रहा हूं मैं तुम लोग को, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। अब किसका एंगल, ये मास dm है, कितना है ये, मैं ऐसी दे दिया हूं कि हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पर है, dm मास कटिंग कर लिए, ये एंगल d थीटा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लगाओ। तो छोटा सा पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, dm g इंटू हाइट, हाइट नहीं मालूम, ग्राउंड से मालूम है तुम्हें, यहां से यहां तक का हाइट मालूम है, यही पता करना है। ये रेडियस r, तो ये वाला पार्ट r cos थीटा, ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा? इसके साथ एंगल बना है भाई, ये r और इसके साथ एंगल बना, जिसके साथ एंगल बना वो r cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट r sin थीटा, ऐसा ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, दोनों 90 डिग्री पर है, होगा कि नहीं होगा? होगा। वहां पर एंगल ऐसे बना के दिया था, तो इधर r cos थीटा लिए थे, इधर r sin थीटा लिए थे, याद है ना? अब ये यहां से यहां तक का r cos थीटा लेंथ, तो यहां से यहां तक का कितना लेंथ, r cos थीटा, होगा
तो यही सीखना है तुम्हें, आर कॉस थीटा। हो गया, एंगल अलग अलग जगह बना था तो अलग अलग कंपोनेंट आया था। चलो हो गया, निकालिए वही अप्रोच। एल मास, अब ये तुम्हारा कितना हो गया तुम्हें मालूम है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना होगा, मतलब यहाँ से आता आर्क आर डी थीटा, नहीं होगा क्या, होगा ना, सेम वही है। एल लेंथ का मास एम, तो 1 यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल। आर डी थीटा लेंथ पर कितना मास, आर डी थीटा लेंथ पर एम बाई एल आर डी थीटा मास, यस और नो, होगा कि नहीं होगा, होगा। आर डी थीटा लेंथ पर इतना मास डिस्ट्रीब्यूट है और आर डी थीटा लेंथ का छोटा सा मास हम क्या एज्यूम किया, डी एम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी एम है ये, एम बाई एल आर डी थीटा, हो गया। तो डी एम की वैल्यू आ गई, यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम बाई एल आर डी थीटा इंटू ये जी और इंटू ये आर कॉस थीटा। कांस्टेंट टर्म बाहर कर देंगे, एम कांस्टेंट है, आर स्क्वायर आर 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 स्क्वायर और ये जी और ये हो जाएगा एल, इंटीग्रेशन हो जाएगा ये कॉस थीटा किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक। डी यू तो हमें मालूम है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यस और नो। अब लिमिट लेना है यहाँ पर, बस यही तो सीखना था, वहां पर तो एकदम कंफर्म था 0 से 90, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एक लोअर लिमिट तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, देखो डायग्राम, थीटा बराबर 0 डिग्री, मान लो इसको थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। देखो ना भाई, ये पूरा चैन की बात है ना, पूरा ये रेडियस कितना है, आर, होगा कि नहीं होगा, देखो हो गया, थीटा बराबर 0, ये थीटा बराबर क्या होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, वहां तो एकदम कंफर्म था 0 से 90 हो, तो हम लोग कई बार पढ़े थे, यहां पर तो अब नहीं है ना ऐसा केस, तो एक रेफरेंस 0 हो गया है, मान लेते हैं एक रेफरेंस 0 डिग्री, ये थीटा क्या होगा हम मान निकाल लेंगे, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये आर कितना है, कैपिटल एल, नहीं है क्या, आर कितना है टोटल, कैपिटल एल, तो आर का हमारे पास आ गया कैपिटल एल, तो ये एंगल मिल गया थीटा इक्वल टू एल बाई आर, नहीं मिला क्या, तो एक थीटा बराबर, ऐसे लिख लो कंफ्यूजन नहीं होगा, 0 डिग्री लोअर लिमिट और एक थीटा बराबर एल बाई आर अपर लिमिट, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लो, कोई दिक्कत है नहीं ना, डायरेक्ट वहां एंगल दिख गया था अपन को, डायरेक्ट एंगल नहीं दिखेगा तो एक तो रेफरेंस में 0 एंगल हो गया ना, ये देखो, और ये फाइनल वाला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, निकल गया, और पूरे की बात हो रही ना तो पूरा वाला लूंगा मैं, समझ पे इतना, मिटा दो। अब देखो, अब ये पार्ट का इंटीग्रेशन खुद कर सकते हो, लिमिट भी पुट अप कर सकते हो, बहुत आसान है, बता देता हूं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, लिमिट पुट अप करना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।